नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज समझेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या वो उसका से हमारी संसद में रोल होता है, सब चीज़ इस वीडियो में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है, जैसे प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का मुखिया होता है, वैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। और राष्ट्रपति जो है दोस्तों, हमारे यहाँ बिल्कुल ब्रिटेन की ही कॉपी है। जैसे संसद को हम ब्रिटेन को ही संसद की जननी मानते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति भी ब्रिटेन से ही कॉपी किए गए हैं। जैसे ब्रिटेन के अंदर महारानी होती हैं, वैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति जो है, कोई भी फैसले अपने आप नहीं ले सकते, वो मंत्री परिषद की राय में बंधे रहते हैं। वैसे अगर आप उनके अधिकारों पे देखें तो संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति कोई भी फैसला आपको ऐसा नहीं लगेगा कि राष्ट्रपति उसे नहीं ले सकते। लेकिन जैसे अगर आप देखें, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही सभी जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पद हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। जैसे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और तो और जो दूसरे देशों में भारत के राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन वो कोई भी राय अपने आप नहीं ले सकते, मंत्री परिषद की राय पर ही वो कोई फैसला दे सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि राष्ट्रपति खुद क्या करते हैं। कोई भी फैसला ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ले लेंगे। होता क्या है, जब अगर कोई विधेयक संसद में पारित हुआ तो वैसे तो वो बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के पारित होगा ही नहीं, वो कानून नहीं बन सकता। लेकिन अगर संसद ने कोई विधेयक पारित कर दिया तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। हाँ, राष्ट्रपति उसको कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, संसद में दोबारा विचार करने के लिए उसको भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद से वही विधेयक दोबारा वापस आता है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से क्या करते हैं, अपनी विवेक से क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति अपने विवेक से एक काम कर सकते हैं। अगर संसद में गठबंधन होने के बाद भी किसी नेता को बहुमत नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिस पे उसको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है, ये एमपी जो है, ये सांसद जो है, बहुमत जुटा लेगा। तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देंगे प्रधानमंत्री। और उसके बाद जब उस व्यक्ति को कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप जो है इतने टाइम में बहुमत जुटा के अपने बहुमत को साबित करो, तो उनको साबित करना होता है अपना बहुमत, तब वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं। अगर वो उस टाइम में नहीं कर पाते तो दोबारा से वही प्रक्रिया होती है और फिर प्रधानमंत्री को दोबारा नियुक्त किया जाता है। तो समझते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ मेन पॉइंट्स जो आप लोगों को एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आता है कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, मतलब क्वालिफिकेशन या योग्यताएं। इन सब का जिक्र अनुच्छेद 58 में है हमारे संविधान के। और इसमें जो है 4 क्वालिफिकेशन मेन है। पहली क्या है? भारत का नागरिक होना आवश्यक है। जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। फिर न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उस व्यक्ति की। जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर आता है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी होनी चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वो लोकसभा का सांसद होने की योग्यता रखता हो, तब वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। और किसी लाभ के पद, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, यानी किसी भी लाभ के पद पर ना हो वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। एक ये योग्यता होनी चाहिए। फिर आते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है या कौन करता है। इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में। ये सब बहुत ही मेन पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं ये पूरा पढ़ा दूँ। तो सबसे पहली चीज, अप्रत्यक्ष मतदान से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष मतदान यानी कि
ऐसा मतदान जिसमें जनता या देश का कोई भी व्यक्ति जो है मतदान नहीं कर सकता। तो मतदान करता कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा यानी कि संसद में जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये, और प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं यानी कि यही एमपी उसके सदस्य होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि निर्वाचित सदस्य, यानी जो जीत चुके हैं, निर्वाचन हो चुका है जिनका, वो क्या करते हैं? मतदान किसके लिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। और जो भी उम्मीदवार ज्यादा वोट हासिल करता है यानी कि जिसके पास बहुमत होता है, वो राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। फिर आता है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव के अनुसमर्थन में कम से कम कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मतलब कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसके अनुसमर्थन यानी कि उसका समर्थन ना करने वाले भी होते हैं कि भाई हम इनको राष्ट्रपति नहीं बनवाना चाहते। तो ऐसी स्थिति में कितने कम से कम कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? तो आंसर होता है कि 50 निर्वाचक, यानी कि जो जीत चुके हैं, यानी कि ये एमपी कम से कम 50 होने चाहिए, तब ये प्रस्ताव रख सकते हैं, हटा नहीं सकते, सिर्फ प्रस्ताव रख सकते हैं संसद में कि इनको राष्ट्रपति ना बनाया जाए। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के आगे की जो है हम पढ़ते हैं। अब जो है दोस्तों आगे के मेन पॉइंट समझते हैं। आगे के मेन पॉइंट्स हैं कि किसी भी राज्य का जो सीएम होता है, अगर वो राज्य विधानमंडल में लोकसभा का सदस्य है, राज्य विधानमंडल में लोकसभा का सदस्य है, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि किस स्थिति में जो है किसी राज्य का सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति निर्वाचन के में मतदान नहीं कर सकता। तो किस स्थिति में नहीं कर सकता? अगर वो राज्य विधानमंडल में लोकसभा का सदस्य है तो, ठीक है। फिर आता है कि राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का भाग हैं, पर उसके महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा नहीं लेती। ये भी बहुत क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा मंडल है जो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का भाग तो है पर उसमें हिस्सा नहीं लेता। तो क्या है? राज्यों की विधानसभाएं। फिर आता है कि संसद या विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या शर्त पूरी करनी पड़ती है? तो शर्त होती है कि निर्वाचित होने के बाद उसको सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। जिस संसद या विधानसभा का वो सदस्य है उसकी सदस्यता उसको छोड़नी पड़ेगी। कब? निर्वाचित होने के बाद, जब वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। राष्ट्रपति, जैसे मैंने बताया ना कि उसकी अर्हताएं या क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, जब उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि लास्ट वाली है कि वो किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। तो वो यही है कि वो निर्वाचित होने के बाद उसको सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन वो विधानसभा का सदस्य होता है। फिर है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? तो कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। और अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो पद त्याग कर दे या यानी कि अपना रेजिग्नेशन दे दे या उसको हटा दिया जाए, तो इस स्थिति में जो उसका पद खाली होगा राष्ट्रपति का, उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको भरना होता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की। राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना? पद ग्रहण से, जब उसने पद ग्रहण किया उस दिन से 5 वर्ष तक। फिर अगला पॉइंट है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले। और राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार संसद को है।
सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनको पद से कौन हटा सकता है? तो इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जब चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है। ऐसे ही नहीं कि मर्जी आई और हटा दिया, कुछ मुद्दा होना चाहिए तभी। फिर एक अनुच्छेद है 143, इसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में कंसल्टेशन कर सकता है या ले सकता है उसकी कंसल्टेशन। फिर है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। कब? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा होगी तब। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति ने सिर्फ एक ही मामले में जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये जेबी वीटो क्या है, ये इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक है अलग, ये मैं किसी अगली अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। किस मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा? तो मामला था भारत डाकघर संशोधन विधेयक। 1986 में ये विधेयक आया था और इसी मामले में भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। और आखिरी जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो यह है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की जो चर्चाएं होती हैं उनमें भाग नहीं ले सकता। फिर है कि राष्ट्रपति के पास किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। फिर है कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, ये क्वेश्चन बनता है तो आप सीधा बता दीजिएगा कि 5 लाख रुपए महीना। यदि राष्ट्रपति जो पद है वो खाली हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो वो कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इस स्थिति में, जब राष्ट्रपति पद खाली हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। फिर है कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं करता। जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन उसका नेतृत्व नहीं करता। ये मेन पॉइंट है, ये भी आता ही आता है। फिर है कि राष्ट्रपतियों में से अब तक जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं उनमें से बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका है? तो 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बिहार से राज्यपाल रह चुके हैं। एक तो तत्कालीन डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद जो अब हमारे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन बनता है अगर कि किस प्रक्रिया के बाद या कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद कोई विधेयक संसद में पारित होने के बाद अधिनियम बन जाता है, तो प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। फिर है कि किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ये जीके का क्वेश्चन है और ये भी जीके का क्वेश्चन है। तो किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रह चुके हैं और इसी वजह से जो है उन्होंने जो है इतनी मिसाइलें बनाई भारत के लिए और उनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हैं उनमें से कौन जो है जो राष्ट्रपति रह चुके हैं? जैसे इस स्थिति में जब पद खाली हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। तो कौन से मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा कि जस्टिस M हिदायतुल्लाह। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और है आखिरी है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन बनता है तो हो जाएगा राष्ट्रपति। अब जो है आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने वाले पदाधिकारी और राष्ट्रपति के द्वारा किस किस अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो मैंने पीछे बताया उनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। फिर आता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण कौन करता है? पदाधिकारी कौन होते हैं? यानी एक तो होते हैं संघ के महामंत्री यानी कि यूनियन मिनिस्टर्स, और होते हैं राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर्स, और होता है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको कौन
नियुक्त करता है, ये इन पदाधिकारियों को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। फिर आता है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां क्या होती हैं, कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं कि राष्ट्रपति उनमें क्षमादान कर सकते हैं। तो वो स्थितियां यह है कि जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यानी कि जो सेना न्यायालय है हमारा, सेना का जो हमारी आर्मी की कोर्ट होती है, उसके द्वारा जब दंड दिया जाता है तो उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। फिर आता है कि जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए हो, यानी कि संघ का कोई विषय है और उससे संबंधित जो कायदे और कानून है, उन कानूनों के विरुद्ध अपराध कर दिया गया हो, तब कौन क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। फिर आता है कि जब दंड आदेश मृत्यु दंड हो, यानी कि ये बहुत बड़ा अपने आप में एक क्वेश्चन है और आंसर है कि मृत्यु दंड को कौन क्षमा कर सकता है? केवल भारत के राष्ट्रपति। फिर आता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, इनको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यों के राज्यपाल, जैसा कि यहाँ देखा, गवर्नर्स। फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जजेस को, जुडिशरी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। फिर है कि भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक, यानी कि वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मुख्य निर्वाचक आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनको, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी, और अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आयोग है, अनुसूचित जाति का एक अलग आयोग है, अनुसूचित जनजाति का एक अलग आयोग है, उसके भी अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। फिर है कि संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दिल्ली और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री को भी ये अपना आप में, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो ये थे राष्ट्रपति से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य और मुख्य फैक्ट्स, मुख्य बिंदु जो मैंने आपको बता दिए। और इससे जो है उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ से आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। और एक जो है इस राष्ट्रपति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद को मैं डिस्क्रिप्शन में संलग्न कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे और लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कमेंट में पूछ लीजिएगा। और कोई भी गलती अगर होती हो तो उसको भी कमेंट में बता दीजिए करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।